आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्माण बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर मनमोहन देसाई की। मनमोहन देसाई एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने पर्दे पर कई बार ऐसी चीज़ों को दिखाया है जो बड़े ही संभव चीज़ें दिखाई देती हैं हमको कि यार बड़ी संभव है ये। वो उस फ़िल्म के कल्ट सीन हैं, लेकिन अगर हम उन सीन्स को सोचते हैं तो वो सीन्स असंभव से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई चीज़ असंभव चीज़ आपके सामने हो, फिर भी आप ये यकीन करें कि यही है और यही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो एक तरीका है, ये प्रभाव है, ये सिर्फ़ मनमोहन देसाई जैसे डायरेक्टर्स ही जगा सकते हैं आपके मन में। तो मनमोहन देसाई की फ़िल्मों की ख़ासियत यह थी कि उन्होंने अपनी कहानियों में कुछ ऐसे दृश्य और घटनाएँ प्रस्तुत की और यकीन मानिए, ऐसे घटनाएँ, ऐसे सीन उनकी हर फ़िल्म में थे, जो वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह से असंभव थे। अगर कोई भी साइंस या साइंटिफिक एक अप्रोच के साथ में कोई व्यक्ति इनकी फ़िल्मों को देखे, तो वो इस फ़िल्म को बेवकूफ़ी बताएगा, किसी भी फ़िल्म को। लेकिन मनमोहन देसाई को इन्हीं बेवकूफ़ियाँ जो कि साइंटिफिक जो लोग होते हैं, जो कि हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, उन लोगों को ध्यान में रख कर के उन्होंने ऐसी फ़िल्म नहीं बनाई थी। हालाँकि मैंने कभी नहीं सुना कि मनमोहन देसाई के खिलाफ कोई एक बहुत बड़ा तबका था जो कि उनको पसंद नहीं करता था। मैं ये कहता हूँ कि मनमोहन देसाई एकमात्र ऐसे फ़िल्म निर्देशक रहे हैं कि उन्होंने जो भी कुछ चीज़ पर्दे पर दिखाई है, उसे हर व्यक्ति ने पसंद किया है। अब चाहे वो व्यक्ति चाहे कितना ही नीचे तबके का आदमी हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, वो आदमी भी मनमोहन देसाई की फ़िल्मों को उतना ही पसंद करेगा, जितना कि एक बहुत ज़्यादा उच्च जो कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, जो स्कॉलर टाइप के लोग होते हैं, जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठी वर्ग के लोग होते हैं, वो भी मनमोहन देसाई की फ़िल्मों को उतना ही पसंद करेंगे। कुछ सीन्स हैं उनकी फ़िल्मों में, जो कि बड़े ही इम्पॉसिबल टाइप के हैं। अब इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल ही है, चाहे वो कितना ही हो, तो उसमें बड़ा इम्पॉसिबल, छोटा इम्पॉसिबल नहीं है। असंभव चीज़ असंभव है। तो आपने गौर किया होगा उनकी कई फ़िल्मों में ऐसी कुछ अटपटी चीज़ों को दिखाया गया है, जिन्हें हम उन फ़िल्म की जान मानते हैं। अगर हम उन फ़िल्मों में से अगर उन्हीं सीन को निकाल दिया जो बड़े असंभव सीन होते हैं, बड़े हास्यास्पद सीन हैं, लेकिन वही सीन उन फ़िल्म की जो टीआरपी है, वही फ़िल्म यूएसपी है उस फ़िल्म की। कहने का मतलब है कि वो विशेषता है उस फ़िल्म की और वो जो सीन है, वो इस फ़िल्म की कहानी को आगे चलता हुआ, बढ़ाते हुए महसूस होते हैं। अगर हम फ़िल्म अकबर अकबर एंथोनी जो कि प्रदर्शित हुई थी 1977 में उसकी बात करते हैं, तो यह फ़िल्म इतनी बड़ी हिट थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर हम अमर अकबर एंथोनी बोलते हैं तो हमें याद आ जाता है कि वो 1977 का समय, वो एक मल्टी स्टारर मूवी जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत ज़्यादा चर्चित और असंभव तकनीकी कल्पनाओं से भरी हुई एक फ़िल्म है। और आप समझें कि कितना ज़्यादा डेयरिंग डायरेक्टर है इस फ़िल्म का, यानी मनमोहन देसाई कितने ज़्यादा डेयरिंग हैं, कितने ज़्यादा चैलेंज को लेने वाले व्यक्ति हैं कि उन्होंने असंभव सीन को फ़िल्म के बीच में नहीं रखा, बल्कि शुरुआत ही उन्होंने जो फ़िल्म की वो असंभव सीन से ही की। आपने इस सीन को देखा होगा, गौर किया होगा कि जब तीनों भाई जब एक साथ मिलते हैं शुरू में, जवान होने के बाद में, तो वो तीनों भाई एक हॉस्पिटल का एक कमरा होता है, उसमें तीनों भाई अपने-अपने बेड पर लेटे होते हैं उधर और वो खून दे रहे होते हैं। खून तीनों अपना निकलता है उनके तीनों में से, यहाँ तक कुछ गलत नहीं है इस फ़िल्म में। खून निकल कर के पाइप के ज़रिए जो होता है, जो जो आपकी सिरिंज होती है, छोटी-सी पाइप्स होती हैं, उनमें के ज़रिए एक बॉटल में जाता है। तो खून का निकालना वो असंभव नहीं है, लेकिन तीनों लोग एक साथ खून दे रहे हैं और तीनों की पाइप्स एक बहुत बड़ी बॉटल में जाकर के तीनों का जो खून है वो इकट्ठा हो रहा है। ये सीन बड़ा ही अजीब-सा है। लेकिन आप देखिए कि किसी ने भी इस फ़िल्म को देखा, लेकिन
उसको हँसी नहीं आई, उसको इसमें मज़ाक नहीं दिखी, उसको इस तरह से वो दिखाया कि ऐसा लगता है कि यार इस फ़िल्म में जो ममता और जो माँ-बेटे का रिश्ता होता है या संतान का माँ-बाप से होता है, वो इतना गहरा हो गया इस सीन को दिखाते समय कि लोग तार्क जो तार्किकता है र जो उसका, उसको ही खो गए। लोगों को लगा ही नहीं कि यार ये सीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेडिकल साइंस में ये जो टेक्निक है ये आई नहीं है अभी तक। टेक्नोलॉजी 1977 की तो छोड़िए साहब, आज 2024 तक भी ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि कोई ऐसा हो कि कोई बहुत बड़ी बॉटल में 3 लोग 4 लोग अपने-अपने जगह पर बैठे-बैठे खून दें और वो सारा खून इकट्ठा हो जाए उस बॉटल पे और वहाँ से फिर एक थोड़ी मोटी पाइप से खून चलकर माँ के जो हाथ में जो सिरिंज है, माँ को एक एक तरफ से तीनों बेटों से खून निकल करके एक मोटी सी एक बोतल पे जाए और उस मोटी सी बोतल से उसी समय खून निकलता हुआ एक थोड़ी मोटी पाइप से वो माँ के जो हाथ में जो सिरिंज है उसके ज़रिए ब्लड माँ को दिया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता था, आज भी नहीं हो सकता, लेकिन ये फ़िल्म का जो है ना ये कल्ट सीन था। और यहीं पर ही फ़िल्म की स्टारिंग होती है, यानी जितने फ़िल्म में जो कलाकारों के नाम होते हैं, जो भी स्टारिंग जो पूरा आती है, वो इसी सीन पर आती है। मेडिकल साइंस के लिए ये सीन चाहे कितना ही असंभव हो, लेकिन इससे भावनात्मक रूप से इस तरह से दिखाया गया है कि यह जो था, ये एक एम्ब्लेम हो गया, एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया कि फैमिली कैसी हो, ऐसी हो। एक फ़िल्म थी जिसका नाम था कूली, 1983 में प्रदर्शित इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो माँ का जो अंधापन है, वो मंदिर के घंटा बजने से ठीक हो जाता है। मंदिर का जो जैसे ही घंटा गिरता है, वैसे ही माँ की रोशनी आ जाती है। अब यह जो चमत्कार है, यह भारतीय सिनेमा की धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के कारण दर्शकों को बड़ा अच्छा लगा और उन्हें लगा कि यार इस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है। और आप समझिए इस सीन पर ही विश्वास किया जाएगा, जबकि इस सीन का तर्क से कोई लेना देना नहीं है। कोई घंटा अगर किसी के सिर पर गिरता है और उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये मनमोहन देसाई ने फिल्म को में दिखाया और किस परिस्थिति पर दिखाया, फिल्म में कहानी में क्या परिस्थितियां चल रही थी, परिस्थिति पर कोई असंभव चीज को अगर दिखाया जाए, बड़ी ही गहराई से दिखाया जाए, वो उस फिल्म की यूएसपी बन जाती है साहब। वो ही उस फिल्म की एक ज़रूरत बन जाती है। अब देखिए तूफ़ान फ़िल्म जो आई थी 1989 में, है ना? तो उसमें भगवान की मूर्ति से खून बह रहा है। भगवान जो हनुमान हैं, उनकी मूर्ति से खून निकलने का जो दृश्य है, वो दिखाई दिया। और इस सीन को न्याय और सत्य के प्रति भगवान की शक्ति का प्रतीकात्मक रूप से, मतलब एक सिंबलिज़्म है। किस चीज़ का सिंबलिज़्म है? ये न्याय का और इक्विटी और लॉ, जस्टिस, ट्रुथ, यानी न्याय और सत्य को दिखाने के लिए इस तरह से सिंबलाइज़ करके, प्रतीक बना करके दिखाया गया, जो पूरी तरह से काल्पनिक था। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मूर्ति से खून आ जाए। लेकिन साहब ये जो चीज़ होती है, ये जब दिखाई जाती है पर्दे पर, तो यही लगता है कि यही सत्य है। जो इस फ़िल्म में सत्य बातें हैं वो दिखेंगी नहीं, लेकिन यही चीज़ लगेगी यही असत्य है। यही असत्य सत्य पर भारी पड़ जाता है। एक फ़िल्म थी नसीब, जो कि 1981 में प्रदर्शित हुई थी। उसमें एक सीन था जहाँ बच्चा एक बड़े सारे गुब्बारे में फँसकर उड़ जाता है और अंत में सुरक्षित रूप से बचा भी लिया जाता है। बच्चा गुब्बारे को पकड़ा हुआ है, गुब्बारा ऊपर चला गया। ये जो सीन था, ये वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जिस साइज़ का गुब्बारा दिखाया गया है फ़िल्म में, वो गुब्बारे का बहुत छोटा साइज़ है और वो बच्चे को लेकर के ऊपर उड़ गया और बच्चा उसको पकड़ा हुआ है और बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसी फ़िल्म के सीन ने इसको रोमांचित और भावनात्मक बना दिया पूरी तरह से। एक फ़िल्म थी धर्मवीर, बहुत ज़्यादा चर्चित फ़िल्म,
धर्मेंद्र साहब की, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1977 में। वहाँ पर धर्मेंद्र और जितेंद्र ऊंचाई से समुद्र में गिरते हैं, इतनी ऊंचाई से गिरते हैं और बिना किसी चोट के बच भी जाते हैं, क्योंकि ये फिल्म एक्शन पैक्ड फिल्म थी और पूरा एक्शन था। और आप धर्मेंद्र और जितेंद्र से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनसे बढ़कर के, धर्मेंद्र की बात अगर खास तौर पे कहूँ, बहुत रफ टफ इस तरह के सीन बहुत ज़्यादा दिखे, लेकिन कैरेक्टर को कहीं कुछ नहीं होता है। कहानी बड़ी ही अच्छे तरह से चलती है, हीरो बहुत ऊंचाई से जंप लेता है, लोग ये नहीं सोचते कि इसको कहीं चोट भी लग सकती है, लेकिन नहीं साहब, मनमोहन देसाई का ट्रीटमेंट इतना शानदार है कि बस। एक फिल्म और थी जिसका नाम था रोटी, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं थी, जो धर्मेंद्र की फिल्म नहीं थी, बल्कि वो राजेश खन्ना साहब की फिल्म थी, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1974 में। फिल्म के एक सीन में एक आदमी होता है, उसकी आंख में किसी, मतलब होता है ना कि हम आई डोनेट कर देते हैं, तो नेत्रदान करने से उनकी आंखें तुरंत ठीक हो जाती हैं। आप समझें कि जब हम आंखों को डोनेट करते हैं, किसी को जब हम दान करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो रियल में बहुत सारा समय लेती है, लेकिन किस प्रकार नेत्रदान से तुरंत व्यक्ति देखने लग जाता है। इस पल नेत्रदान हुआ और उस पल देखने लग गया। इसे इतना ज़्यादा भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि लोगों को लगता है, दर्शकों को लगता है कि यार यही सही है और इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। तो आप देखिए, बहुत सारे ऐसे सीन हैं। एक सीन था परवरिश फिल्म में, 1977 में यही फिल्म आई थी, ये फिल्म आई थी। उसमें एक होता है साबुन से सीढ़ी पर फिसल करके किस तरह से खलनायक को हराया जाता है। ये कॉमिकल सीन था, और एक साधारण साबुन का उपयोग करते हुए सीढ़ी पर जो विलेन है वो फिसल जाता है और वो पूरी तरह से हीरो के कब्जे में आ जाता है। ये कॉमिकल सीन था, जैसा मैंने आपको बताया। तो मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्मों में विश्वास और भावना को विज्ञान और तर्क से बहुत ऊपर रखा। उनका उद्देश्य हमेशा एक अच्छा मनोरंजन और भावनात्मक पहलू को दिखाना रहा, बजाय इसके कि वो फिल्म में वैज्ञानिक और तर्क, नहीं, उनका वो रीज़न नहीं था। और सच बात यह है कि जब आप वैज्ञानिकता और तर्क से ऊपर सोच करके बात करते हो ना, तब इंसान का जो दिमाग है ना, वो थोड़ा सा हंसने काबिल बनता है। उनकी फिल्मों में चमत्कारिक दृश्यों ने दर्शकों को सुपर ह्यूमन क्षमताओं में विश्वास दिलाने के बजाय मानवीय रिश्तों और भावनाओं की शक्ति को अधिक दर्शाया। और जहाँ पर ह्यूमन इमोशंस की बात किसी भी तरीके से डायरेक्टर कहे, वहाँ वो चीज़ सबसे ऊपर हो जाती है। फिर वो तर्क और विश्वास की परिधि से बाहर निकल जाती है और वो चीज़ फिर हिट होकर के ही रहती है। तो यह थी मनमोहन देसाई साहब की शैली, जिसने दर्शकों को उनकी कल्पनाओं को स्वीकारने और उन्हें अपनी वास्तविकता हिस्सा बनाने पर मजबूर कर दिया था। तो कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, जो कि आधारित था मनमोहन देसाई की अभिव्यक्तियों पर? मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखें, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो अभी मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार, आपसे रुखसत चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि कल आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में सदा व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय।